टाटा स्टील का 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करना फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया प्लस यूरोप में। और टाटा की तरफ से जो टाटा स्टील है और आप कह सकते हैं जो टाटा के सन्स के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बयान आना कि जो टाटा स्टील का जो आप कह सकते हैं जो साउथ वेल्स यानी कि इंग्लैंड में वहाँ पे जो उनका प्लांट है उसे शट डाउन करने की बात करना। उसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई है दोस्तों कि टाटा स्टील ने आप कह लीजिए पंजाब में जो लैंड है लगभग 2600 करोड़ रुपए की उसे एक्वायर कर लिया है, एमओयू साइन हो गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो ये बड़ा ही आप कह सकते हैं एक्साइटिंग टाइम है टाटा स्टील के लिए स्पेशली। और ये उस समय किया जा रहा है कि पूरे आप कह लीजिए वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा डिमांड में कमी आने की बातें चल रही हैं, चाहे वो चाइना की तरफ से जो आप कह सकते हैं रियल स्टेट क्राइसिस हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, सप्लाई चेन इश्यूज हो। और इसको देखते हुए आपको याद होगा कुछ समय पहले ही सरकार ने एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है दोस्तों कह लीजिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, और उसके बाद से एक बड़ी गिरावट आपको स्टील इंडस्ट्रीज में देखने को मिली है। और जिस लेवल में टाटा स्टील अभी आप कह सकते हैं कि जिस लेवल में टाटा स्टील अभी ट्रेड कर रहा है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल से दोस्तों। अगर आप मेरी पर्सनल बात करेंगे तो डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, पर्सनली मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की जिनको मैं जानता हूं कोई भी होल्डिंग इस स्टील स्टॉक में नहीं है। बशर्ते हाँ कोई स्टील स्टॉक में हो सकती है कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर के इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन टाटा स्टील को मैं बहुत ईगरली वॉच कर रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि टाटा स्टील दोस्तों एक ऐसे लेवल में ट्रेड कर रहा है जहां आने वाले समय में ह्यूज पोटेंशियल मुझे अपसाइड दिखता है, लेकिन मीडियम टर्म में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये स्टॉक को दिखा सकता है। खास करके जो लेवल्स है जो मैं आपको आपसे चर्चा करूंगा वो, प्लस जो आपके तमाम सवाल हैं एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि एक बहुत शानदार इंटरव्यू देखने को मिला है दोस्तों। आप कह सकते हैं जो कंपनी के सीईओ साहब हैं, सीईओ एमडी साहब हैं, टीवी नारेंद्रन साहब की, उनकी एक इंटरव्यू आई है जहाँ पे उन्होंने तमाम क्वेरीज को सॉल्व किया है। तो ये जो मेरा आप कह लीजिए वीडियो होगा फंडामेंटल एनालिसिस का, ये एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को लेकर के होगा, क्योंकि देखिए टाटा स्टील के बारे में हर कोई ये तो बता सकता है कि भाई हाँ थोड़ी सी डेट रिडन कंपनी है, अभी ह्यूज पोटेंशियल बहुत है। यूरोप में भी अभी कुछ समय पहले इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। लंदन के जो इनके कह ले सकते हैं आप जो साउथ वेल्स हैं उनके शट डाउन जो प्लांट शट डाउन करने का उन्होंने थ्रेट दिया था लंदन गवर्नमेंट को, कि उनका मानना था हमें एड चाहिए वरना हम बंद कर देंगे। ये तमाम सवाल आपको इसमें जवाब मिलेंगे, क्योंकि देखिए स्टील में ना टाटा स्टील में जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ है तब से निवेशकों को एक बात डरा रही है कि क्या स्प्लिट के बाद ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहा है निवेश की, या गिरावट हो सकती है और स्टॉक्स थोड़ा दूर रहे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो ये लेवल्स है ना ये भी कोई बहुत बुरे नहीं है, लेकिन ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट के पास खड़ा है। अगर वो गिरता है तो एक लॉन्ग आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है स्टॉक, या एक गिरावट और दिखा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं टाटा स्टील के ऊपर दोस्तों। और देखिए टाटा स्टील के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस के बारे में बात करूंगा कि स्प्लिट के बाद क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स हैं। उनका जो इंटरव्यू चल रहा आया है टीवी नारेंद्र साहब का, उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। तो यदि आप टाटा स्टील में निवेश की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके तमाम सवालों के जवाब पूरे कर सकता है और एज ए इन्वेस्टर आपकी तमाम क्वेरी सॉल्व हो सकती है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। तो अब सीधा मैं लेके चलता हूं उन आर्टिकल्स की तरफ जिसके तहत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले बात करता हूं स्प्लिट के बाद। टाटा स्टील लिमिटेड had started trading X split starting from today. We have a neutral view on the company from short to medium term. मैंने जो आपसे कहा था कि शॉर्ट टू मीडियम वाकई में कुछ इश्यूज अभी होने को दिख सकते हैं, इसीलिए कंपनी भी आप कह सकते हैं जो एनालिस्ट हैं वो भी थोड़े से न्यूट्रल हैं दोस्तों। Perspective as the normalization of profitability has commenced due to steel prices witnessing a cool off. देखिए जो स्टील जो आप तेजी देख रहे हैं स्टील सेक्टर में वो अब कभी हद तक ठंडी होती दिखाई दे रही है कि जो स्टील के प्राइसेस है वो वापस से नीचे की ओर आ रहे हैं। The subdued global demand because of the rate hike regime by the global central banks and the export duty imposed by the government of India. आपसे मैंने कहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है ये काफ़ी हद तक नेगेटिव हो सकता है, प्लस जो पूरे विश्व के सेंट्रल बैंक्स लगातार आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है जिस हिसाब से वो दिख रहा है दोस्तों, अब सीधा बात 100 बेसिस पॉइंट की हो रही है। और यही कारण है अगर आप यूएस के बाजार अभी देखेंगे तो यूएस के बाजार 2-2.5% टूट के गिरे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे इसमें कहा जाता है विच विल क्रिएट सप्लाई गलट इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। ये कहना है
पुनीत पाटनी जी का इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है स्वस्तिक इन्वेस्टमार्ट में। हाउएवर पुतिन Patni went on to add that long-term investors with moderate to high-risk appetite can accumulate this stock on dips as the demand outlook remain positive in the long term, and Indian steel makers are expected to gain due to curtailment of steel production by China and their prospective advantage in terms of low iron ore and labor cost। ठीक है, लेकिन वो निवेशक जो आप कह लीजिए रिस्क एपेटाइट रखते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का, स्टॉक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों निवेश की। क्योंकि आप समझिए इंडिया के पास, आपको मैं बता दूं, बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में जो चाइना में टर्मोइल चल रहा है ना, उसको अपने बेनिफिट में करने के लिए। और देखिए ग्लोबल डिमांड के साथ जब आप बात करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये रहती है दोस्तों कि जो ग्लोबल में, आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको ये समझाता हूँ कि विश्व का सबसे ज़्यादा स्टील जो आप कह सकते हैं जो प्रोड्यूस करता है एज वेल एज यूज़ करता है, वो चाइना है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पे स्लो डाउन इस बात का परिचायक है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसका असर हमारी स्टील इंडस्ट्री में नो डाउट होगा, और इसीलिए बार बार ना ये डिमांड वर्ड यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर आप कहेंगे पाएंगे, द चॉइस ब्रोकरिंग एनालिस्ट वेंट ऑन टू एड दैट ट्रेडर कैन टेक पोजिशन द काउंटर मेटिंग स्टॉप लॉस ऑफ ₹90 and for 115 target, where positional investor can buy the counter and keep on adding on the dips, maintaining stop losses 85 up piece. Tata Steel stock may go up to 125 piece levels in the next 3 months। देखिए टेक्निकल प्रोस्पेक्टस की बात करें, यहाँ पे दिख रहा होगा 85 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाने की मामला है। और मुझे टाटा स्टील स्टॉक 90 रुपीज़ में, बिटवीन 85 to 90 बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी लगता है अगर ये स्टॉक किसी भी ग्लोबल रीजन से आपको यहाँ मिलता है। देखिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी एकदम पत्थर की लकीर नहीं होता, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल अगर कूल ऑफ आता है, एक बड़ी पूरे विश्व में गिरावट होती है, मुझे लगता है, और भारत की बारे गिरावट होती है, और स्टॉक गिरते हुए आपको अगर एक 85 to 90 लेवल्स मिलता है, इट इज़ अ गोल्ड माइन दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक, आगे आप देखें, Speaking on Tata Steel share price outlook, Avinash Guraskar, head research of Profit Mart Security, said, despite steep decline in steel prices in Europe and other international markets, Tata Steel has managed to deliver better Q1 numbers. This is because of the improving sentiment in the auto sector. It is expected to fuel demand for the company in the domestic market in the next 2 to 3 years. However, its margin may have to face pressure in coming quarters if the steel price doesn't rebound in European and other market like China and the US। टाटा स्टील की सबसे शानदार चीज़ ये भी है दोस्तों कि जिस तरह से ऑटो रिवाइवल हो रहा है ना, स्टील की डिमांड बढ़ने ही वाली है। और टाटा मोटर्स, आपको पता होगा, टाटा स्टील से डिमांड आपके लिए सप्लाई करते हैं स्टील, और जिस तरह से ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, चाहे और स्पेशली जो आप पैसेंजर व्हीकल देखेंगे वहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, तो डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा स्कोप है डिमांड का दोस्तों। और लेकिन जिस तरह से बात करें मार्जिन की, तो थोड़ी बहुत श्रिंक हो सकते हैं, जबकि रीज़न ये है कि अगर कुछ अपसाइड देखना है तो प्राइस है दोस्तों, चाहे यूरोप और चाइना में कुछ इंप्रूवमेंट दिखने चाहिए, बट मुझे अभी मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म तक तो बिल्कुल भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा दोस्तों। हाँ, स्टील इंडस्ट्रीज को सिर्फ एक चीज़ की आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, और कुछ समय पहले भी आपके लिए JSW स्टील के जो सज्जन जिंदल साहब हैं, उन्होंने शायद अपने इंटरव्यू में कहा था, मैंने पढ़ा था, कि जब से सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी उसके बाद से जो स्टील के प्राइसेस हैं 25 to 30% आसपास से मेरे ख्याल से वो गिर चुके हैं। अगर आप पॉइंट्स में ज़्यादा ना जाएं, शायद 40% भी हो सकता है, तो भी आप एक कह लीजिए सेंटीमेंट ये निकाल सकते हैं, जब से सरकार ने वो टैक्स लगाया है एक्सपोर्ट ड्यूटी का, स्टील के प्राइसेस ट्रिमेंडसली नीचे आ चुके हैं। तो जो रीज़न था सरकार का लगाने का, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। तो स्टील इंडस्ट्री इस होप में है कि जो आप कह सकते हैं कि जो टैक्स है, जो ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो हटती है, और अगर वो हटेगी, आप देखेंगे कि नई रेटिंग इस्तेमाल होगा टाटा स्टील में और तमाम स्टील सेक्टर में। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, या होगा भी नहीं, ये सरकार के ऊपर है, तो हम इसमें सिर्फ इसी भरोसे कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो देखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ अलग प्रोस्पेक्टिव से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये इंटरव्यू है टीवी नरेंद्र साहब का टाटा स्टील के, इनमें मुझे इतना अच्छा इंटरव्यू लगा दोस्तों। हर एक सवाल जो भी निवेशक के मन में होंगे स्टील इंडस्ट्रीज को लेके, खास करके टाटा स्टील को लेकर के,
उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटली उसको जवाब दिया है दोस्तों। अब चलते हैं इसके समझ। देखिए, the steel sector is facing pressure from the demand side and experiencing softness in power pricing. How do you see the industry faring going ahead? साफ बात ये दोस्तों कि जो स्टील सेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर फेस कर रहा है डिमांड साइड से, और जो प्राइस है वो लगातार गिर रहे हैं। तो इसको लेकर के कंपनी क्या कर रही है, तो देखिए टीवी नरेंद्र साहब का कहना है, द इंडियन सेक्टर रिफ्लेक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स, द स्टील प्राइस ग्लोबली आर सीइंग टू ट्रेंड्स. One is, like you said, there has been pressure from the demand side, which is resulting in some softened prices. But over the last few weeks, we are also seeing pressure on the cost side because coal prices started going up again. Energy costs are going up in Europe. There have been some climate events in Korea which have disrupted supply a bit, so cost pressure pushing up steel prices in places like Europe. Also, capacities are being shut down in Europe because energy costs are very high. It is a bit of mixed bag. In India, the domestic demand is strong, and we expect a good quarter, second half of the year following through demand, which normally follows a festive seasons. देखिए, इन्होंने जो बात कही है, अगर हम उसका एक निचोड़ निकालें, आपको पता होगा कोरिया, जो साउथ कोरिया है, जहाँ से काफ़ी जो कोयला आता है, वहाँ से एक आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पे जो क्लाइमेट इश्यूज हुए हैं, जो वहाँ पे पानी जो आप कह सकते हैं जो क्लाइमेट आई है, जो कैलेमिटी आई है, उसके कारण सप्लाई चेन इश्यूज शुरू हुए हैं। यूरोप में जिस तरह के एनर्जी के प्राइसेस है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कह लीजिए टू मैन्युफैक्चर स्टील और टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और मैंने आपका जिक्र इस चीज़ के ऊपर तब भी किया जब मैंने केमिकल स्टॉक के ऊपर चीज़ें बताई थी कि वहाँ पे एनर्जी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं। और आप समझिए जो स्टील मैन्युफैक्चर है ना, ये दोनों ही बहुत इंटेंसिव है। पहला कैपिटल इंटेंसिव, ह्यूज कैपिटल लगता है, और टाटा स्टील भी आप कह सकते हैं अभी भी इसीलिए डेट में है दोस्तों। लेकिन जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील इंडस्ट्री, ये ऑलरेडी आप कहिए कैपिटल इंटेंसिव रहता है, और दूसरा बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव रहता है दोस्तों। और यही कारण है कि जो मैं आपको साउथ वेल्स की बात कह रहा था, शटडाउन की बात चल रही है, कंपनी कह लीजिए डीकार्बनाइजेशन की ओर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और इसीलिए वहाँ की जो प्लांट है उसमें वो इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करना चाहती है इंस्टेड ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। लेकिन ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है, और यही कारण है कि इस कंपनी का कहना है भाई आधा पैसा आप दे दीजिए, आधा हम लगाएंगे। और गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के यूके की बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगती, इसीलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, और आगे ये बात कहते हैं दोस्तों कि जो कोयला है वो वापस से बढ़ रहा है दोस्तों, और कोयले की अगर प्राइस अगर बढ़ते देखेंगे तो वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ रहेगी स्टील की इंडस्ट्री के लिए दोस्तों। ठीक है, और यही नागन इंडियन साहब कह रहे हैं कि भाई ये मिक्स बैग चल रहा है अभी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ परफेक्ट है कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड ये बढ़ने वाली है, और अब आने वाले समय में मानसून का सीजन जा रहा है, और अब कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो वापस से पिकअप करेंगे, तो स्टील इंडस्ट्री को डोमेस्टिकली कहीं से कोई चैलेंज नहीं दिखता मुझे दोस्तों। हाँ, मार्जिन को लेकर के प्रॉब्लम होगी, जैसे कि यूरोप से हमें देखने को मिल रही है। आगे है, can there be an increase in price in the Indian sector as well, because that is the opinion of some of the they are putting. देखिए, prices have become quite low, and I do not think too many steel companies will want to operate at these levels or lower prices any further. There's enough cost pressure for steel companies to push up the steel prices. देखिए, यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट प्रेशर, और देखिए जब भी किसी कंपनी को ना अगर प्राइस बढ़ाना रहता है, और ये स्टील चीज़ है दोस्तों, वो सिंपल चीज़ है, वो वापस से इन्फ्लेशन, कॉस्ट प्रेशर, इनपुट कॉस्ट प्रेशर, बॉटम लाइन में डेंट पड़ना, तमाम बातें करने लगते हैं दोस्तों। और कंपनी भी यही कह रहे हैं, सीईओ साहब भी यही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कॉस्ट प्रेशर है ना कि इससे नीचे कोई भी अदर स्टील कंपनीज अब प्राइस को नहीं लेके जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस अप साइड होने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है, आप देखेंगे स्टॉक के प्राइस स्टील के वो शूट अप करने लगेंगे दोस्तों। आगे है, the Indian government has put this export duty on steel. Do you think now is the time for the government to do away with those export duties? और ये आप कह सकते हैं दोस्तों, जो दिली तमन्ना है तमाम स्टील इंडस्ट्रीज की वो यही है कि ये यही समय है कि जब इतना ज़्यादा कॉस्ट प्रेशर दिख रहा है स्टील कंपनीज को, प्लस यूरोप में दिमाग के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो रही है, प्लस आप कह सकते हैं जो तमाम प्रॉब्लम है, डिमांड का इश्यूज चल रहा है, ऐसे में क्या गवर्नमेंट को बंद नहीं कर देना चाहिए? तो देखिए इसमें इनका सवाल का जवाब देते हैं। द गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड अस दैट
it is a temporary action and we are waiting to see that this temporary action is reversed. India should be a big steel exporting country. Why should other countries which do not have iron ore be exporting steel when India has all the iron ore that it's need? India should be encouraging steel export, do not discouraging it. ठीक है, तो यही कह रहे हैं भाई कि भारत को एक्सपोर्ट करना चाहिए, ह्यूज अमाउंट में करना चाहिए। और देखिए, अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगा रहे हो उतना, प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जो स्टील कंपनीज है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने शुरू कर दी थी, जिसके कारण जो डोमेस्टिक हमारे यहाँ स्टील है उसमें कमी आ गई थी। वो इतना ज़्यादा हाई प्राइस हो गया था स्टील प्राइसेस का कि डोमेस्टिक शॉर्टेज होने लगे थे। सरकार को ये कदम इसीलिए उठाना पड़ा है। तो सरकार ने जो कदम उठाया था मैं उसे बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ, कंपनी जो ये कह रहे हैं सीईओ साहब वो भी गलत नहीं है कि अब समय आ चुका है कि जब पूरी दुनिया में कह लीजिए स्टील में मांग आया तो हमारे पास आयरन और है, हम क्यों ना एक्सपोर्ट करें पूरे वर्ल्ड को स्टील। ठीक है, आगे है, बट domestic inflation continues to be a concern as far as steel is concerned. Is it so? Steel prices will depend on what happens in the global markets. When steel prices went up in March and April, it went up because coal prices went to $668 and steel prices were following that. Steel prices have started dropping because coal prices have started dropping. So irrespective of export duty, steel prices will move up and down depending. देखिए, इन्होंने बहुत सटीक बात कही है दोस्तों कि जो मार्च और अप्रैल में स्टील के प्राइस ऊपर गए थे ना, उसका कारण कोल था। और आपको याद होगा एक समय में बहुत न्यूज़ आपको सुनने पड़ी थी कि भाई भारत में कोयला खत्म, 8 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला है। ऐसा हुआ नहीं। और मैं मानता हूं दोस्तों, आप कुछ भी कहें, जिस तरह ये गवर्नमेंट काम कर रही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ फिनोमिनल। जिस प्रेशर में, जिस आप कह सकते हैं जिस हालात में पूरे विश्व में हालात हैं, और हम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से आइसोलेट है। मैं मानता हूँ हम लोग कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अभी महंगाइयाँ हैं, बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हो सकते थे। तो इसलिए मुझे जो गवर्नमेंट स्टेप उठाती ना, जब मैं देखता हूँ तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड। आगे है ऑन व्हाट हैपेंस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली ये दोस्तों जो कोल के प्राइसेस हैं वो डिपेंड करेंगे या डिसाइड करेंगे, चाहे आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाइए नहीं लगाइए, कि स्टील प्राइस ऊपर जाते हैं कि नीचे आते हैं। While it has given some comfort for the last few months, I do not think it will give us permanent comfort. If global steel prices go up by $200, steel prices will go up in India also. We should be plunged into what is happening in the international market. Steel is a cyclical business. It goes up and down, and the steel industry has been the biggest as far as private sector investment is concerned. We should encourage the steel sector to invest more and build more capacity. ठीक है, तो यही कह रहे हैं भाई, स्टील इंडस्ट्री एक साइक्लिक है, और मैं यही मानता हूँ दोस्तों, स्टील इंडस्ट्री में एक साइक्लिक इन्वेंट होता है। और अब मुझे लगता है चीज़ें, क्योंकि स्टॉक में गिरावट बहुत हो चुकी है, अब मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव, थोड़ी अपटिक दिखा सकती हैं दोस्तों। और ये भी यही कह रहे हैं कि जो कोयला कुछ सालों, कुछ महीनों में पिछले देखेंगे तो कुछ कंफर्ट दिया है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो आने वाले समय में तैयारी के लिए ये कहते हैं कि हमें कैपेसिटी और बिल्डअप करना पड़ेगा, और सरकार हमें इंकरेज करे स्टील इंडस्ट्री को। ठीक है, आगे है, फॉर टाटा स्टील, what is the kind of production increase that you are looking at this financial year? Do you have any expansion plan? तो देखिए, this financial year there would not be that much of an increase in production because we are already running full out in all our plants. Maybe about 500,000 ton more than last year. What is more important is we are continuously expanding. We are spending about 10,000 crore this year. We are going through a 5 million ton expansion in our Kalinganagar plant. Some of the facilities will start getting commissioned over the next few months. तो देखिए, एक्सपेंशन का प्लान है, उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ, स्टिल देयर इज अ प्लान, 10,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आगे है, ओवर द नेक्स्ट 2 years वी वुड हैव इंक्रीज द कैपेसिटी बाय 5 million। हाँ, आने वाले 2 सालों में 5 million आप कह सकते हैं टन की कैपेसिटी बढ़ेगी। सो that is the growth which will happens. We have acquired नीलांचल इस्पात, और हमारी ग्रोथ बढ़ी इसलिए हमने नीलांचल इस्पात को एक्वायर भी किया है, जो कि 1 और मिलियन टन हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। बट दैट विल कम इनटू प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ द डेट नेक्स्ट ईयर। और इसका जो आप कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा, और इसका असर हमें कुछ महीनों में दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, आगे, दैट ग्रोथ इज मोस्टली फ्रॉम डोमेस्टिक फ्रंट और ग्लोबल फ्रंट। ये लास्ट बट द नॉट द लीस्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो ग्रोथ है सिर्फ डोमेस्टिकली है या ग्लोबल भी है? तो देखिए, 90% ऑफ सेल्स आर इन द डोमेस्टिक मार्केट इन इंडिया।
टाटा स्टील का 90% जो दोस्तों आता है सेल्स आती है वो डोमेस्टिकली आती है। ग्लोबली वी प्रोड्यूस एंड सेल इन यूरोप एंड एक्सपोर्ट टू द यूएस। और अगर ग्लोबली बात करें तो भाई हम यूरोप में प्रोड्यूस करते हैं और यूएस को सेल करते हैं, यानी कि जो टाटा स्टील है वो भारत में 90% जो स्टील है वो सेल करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, तो इट इज गुड न्यूज फॉर टाटा स्टील। वी ऑल्सो प्रोड्यूस सेल इन थाईलैंड एंड एक्सपोर्ट अ बिट टू द अदर कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि अगर ग्लोबली डिमांड बढ़ती है या कह सकते हैं खराब होती है तो उसके लिए टाटा स्टील जो इंडिया की कंपनी है उसमें उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया में डिमांड काफ़ी इंटैक्ट है और आने वाला समय काफ़ी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक नया आप कह सकते हैं एक नया तरीका था एनालिसिस का। अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं लगा हो नया अप्रोच है मैं दूसरी तरह से यूज़ करने की कोशिश करूँगा। और अगर ये अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप टाटा स्टील में निवेश करने वाले हैं तो आपका क्या प्रोस्पेक्टस है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।